हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। जब भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो इसके दो पार्ट्स आते हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है पार्ट, दूसरा इसका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। तो मैं जो सेकेंड पार्ट है उसको डिस्कस करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या देखेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, हम इस तरीके से उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप लोग बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन अगर आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इस पूरे पार्ट्स को हम 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें मैं थोड़ा बेसिक्स को कवर कर देता हूं ताकि चीजें आपको आगे चल करके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल इज मेंटेन बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल स्ट्रक्चर। भाई ये जो सेल है इसका इंटरनल कंपोजिशन मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये एक सेलेक्टिवली परमेबल स्ट्रक्चर होती है। अभी कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है। तो देखो ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी से रिलेटेड, जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा कि अगर कोई मेम्ब्रेन परमेबल है तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई मेम्ब्रेन इम्परमेबल है तो इसका क्या मतलब है। कई बार हम डिस्कस करते हैं कि कोई मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है तो इसका क्या मतलब है, और सिलेक्टिवली परमेबल है तो उसका क्या मतलब है। यानी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है और रिलेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बैरियर दैट ब्लॉक द फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। जरा इस सेल को ध्यान से देखिए, ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट यानी इसका साइटोप्लाज्म है। इन दोनों के बिटवीन ये बीच में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक तरीके से बाउंड्री है। अब जरा सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो साइटोप्लाज्म है आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि ये बाउंड्री की तरह काम कर रहा है और ये ब्लॉक कर रहा है फ्री एक्सचेंज को। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फ्री एक्सचेंज के लिए बैरियर का काम कर रहा है, उनको ब्लॉक कर रहा है। यानी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है तो यानी ये सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल को एंट्री देगा, अलाउ करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल का। तो अभी मैं और भी इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है यूकैरियोटिक सेल, इट मीन्स कि ये प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है। प्लांट सेल के केस में आपने देखा होगा कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करते हुए एक सेल वॉल होता है। तो क्या सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री का काम कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सेल वॉल को रिमूव भी कर देंगे तो उससे प्लांट के सेल पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, प्लांट फिर भी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, इसको भ्रष्ट कर दें, तब सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि जो रियल बाउंड्री का काम कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल को रिमूव भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं तो पूरी सेल भ्रष्ट हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर काम करेगी। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करता है। अब कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे भाई मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग का क्या मतलब है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स की कौन सा सोल्यूट सेल के अंदर एंटर करेगा और कौन सा सोल्यूट सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा या एग्जिट करेगा। इसको कौन रेगुलेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करता है, सेल वॉल नहीं करता है। सेल वॉल यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है तो वो मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि सेल वॉल तो एक हाईली परमेबल स्ट्रक्चर होती है। अगर सेल वॉल एक हाईली परमेबल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही अलाउ कर देता है, जाओ। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करता है, वो सिलेक्टिवली परमेबल है। वो जो है मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेगा, जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है सेल को उसी को ही एंट्री देगा।
बाकी जो अदर मॉलिक्यूल हैं वो सब बाहर ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इतनी बात ध्यान रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट जो है प्लांट फिजियोलॉजी की बुक में आपने देखा होगा, जो ओल्ड प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है वहां पर मेंशन किया जाता है कि जो प्लांट सेल होती है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि वो सॉल्वेंट को तो पास कर रही है, अलाउ कर रही है, बट सोल्यूट को पास नहीं करती है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती है। बट अगर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें तो यहाँ पर तो सोल्यूट एंटर करता है। आप कहेंगे कौन सा सोल्यूट एंटर करता है? जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सोडियम आयन है, ये सब सोल्यूट की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कुछ सेलेक्टिव सोल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सोल्यूट को पास नहीं करती है, सॉल्वेंट को पास कर देती है। और इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही पास करता है और सोल्यूट में वो कुछ सेलेक्टिव सोल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है। तो फाइनली स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से इस बात को मेंशन कर देता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना तो वो परमेबल मेम्ब्रेन है और ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ना ही वो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है। क्योंकि इम्परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें ना तो सॉल्वेंट ही पास हो पाएगा ना सोल्यूट ही पास हो पाएगा। बट आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोस तो आप लोग दोनों ही पास करते हो, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन तीनों तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल या इसे आप लोग डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जो कि सर्टेन सोल्यूट के मूवमेंट को अलाउ करता है और कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल को वो रेस्ट्रिक्ट करता है, उन्हें रोक कर रखता है या उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करता है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लिपिड बायलेयर। ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, उसके एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ द प्रिडिक्टेड रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए लिपिड बायलेयर हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब देखिए यहां पर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल है, टोलुइन है, गैलेक्टोज है, फिनाइल एलानिन है, क्लोराइड आयन है। इसमें डिफ्यूजन रेट का कंपैरिजन करना है और हमें यह दिखाना है कि किसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है और किसका कम है, और हमें इन्हें अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। देखो अरेंज तो पहले से ही है, बस हमें फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है लिपिड बायलेयर। तो कई बार कई सारे स्टूडेंट्स लिपिड बायलेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। भाई लिपिड बायलेयर का मतलब है सिंपल लिपिड बायलेयर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लिपिड बायलेयर में डिफरेंस होता है। अगर कहीं पर मेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखते हैं कि वहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होते हैं, कई सारे प्रोटीन कैरियर की तरह काम करते हैं, कई सारे चैनल की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लिपिड बायलेयर देखते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लिपिड बायलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंतर होता है। ठीक है, तो अगर सिंपली कहीं पर मेंशन हो क्वेश्चन में लिपिड बायलेयर, तो वहां पर स्पेशली आपको फोकस करना होगा। और चलिए मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहां पर कुछ वैल्यूज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ साइंस की दुनिया में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको अपने माइंड में रिटेन करना पड़ेगा, अपने माइंड में उसे मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल में मैंने एग्जाम्पल लिया है बेंजीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। अगर आप इन हाइड्रोफोबिक या जिसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के रूप में भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप लोग इनका डिफ्यूजन रेट देखें लिपिड बायलेयर के अक्रॉस, तो वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई का मतलब एक मैं हाइपोथेटिकल अगर वैल्यू दूं तो 1 सेकंड में 10,000 मॉलिक्यूल लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू मैं दे रहा हूं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें बाकियों के साथ। दूसरे नंबर पर आते हैं स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल। इसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल को देखा और यूरिया को देखा। जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप लोग इनका डिफ्यूजन रेट देखें तो इनका डिफ्यूजन रेट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में लो होता है। ठीक है, यानी यहां से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो डिफ्यूजन रेट है वो डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप से मेरे प्यारे दोस्तों कहीं पर अगर मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पर टोलुइन, गैलेक्टोज, फिनाइल एलानिन, क्लोराइड आयन को कंपेयर कर दिया गया है, हो सकता है आप आगे एग्जाम पेपर में मेंशन किया जाए
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल का कंपैरिजन दिया जाए कि भाई किसका डिफ्यूजन रेट लिपिड बायलेयर के अक्रॉस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन करेंगे क्योंकि इसका डिफ्यूजन रेट हाई होगा वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो इस तरह से कंपैरेटिव मामला है यहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन रेट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में लो होता है। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल की तरह, और पोलर मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल की तरह। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल अनचार्ज है और ये लार्ज अनचार्ज है। जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर देखो गैलेक्टोज मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम और भी नीचे चले तो जितने भी चार्ज पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिन पर चार्ज होता है, जैसे एटीपी है, एस्पार्टेट है, ठीक, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स पर चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स इनका जो डिफ्यूजन रेट होगा वो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू को मेंशन किया था। मान लीजिए कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल पर सेकंड 10,000 मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहा है लिपिड बायलेयर के अक्रॉस, तो वहीं पर अगर हम स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल को देखें, वाटर है, यूरिया है, तो ये जो है 8,000 मॉलिक्यूल को ही पास कर पाएगा पर सेकंड। इसी तरह से जैसे लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज, ये 1000 करेंगे, ये 500 पर सेकंड 500 रहेगा, और इनका तो बिल्कुल ही कम 50 रहेगा। यानी एक मैंने कंपैरेटिव वैल्यू दिखा दिया, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू आपको इमेजिन कराया ताकि मैं आपको समझा सकूं डिफ्यूजन रेट के बारे में, और तभी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट वाला देखो, आयंस, जितने भी आयंस है चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हो या क्लोराइड आयंस है, अगर आयंस का कंपैरिजन किया गया है तो ये लिपिड बायलेयर के अक्रॉस अगर आप इनका डिफ्यूजन रेट देखें तो वो सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, बिल्कुल लोवेस्ट है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लिपिड बायलेयर के अक्रॉस जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन रेट को देखा, उन्हें आपस में कंपेयर किया। अब जरा यहाँ पर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर हाईएस्ट टू लोवेस्ट अरेंज करना है या उसे फाइंड आउट करना है, तो व्हाट शुड बी द आंसर। ये जो टॉलुइन होता है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी इसका जो डिफ्यूजन रेट होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि जो जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे टॉलुइन है, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक है, इट मीन्स कि इसका डिफ्यूजन लिपिड बायलेयर के अक्रॉस सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर 2 में ही यहाँ पर मेंशन है टॉलुइन, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। यानी अगर आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो ये 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी अब यहाँ पर कंफ्यूजन इन दोनों पर रहेगी क्योंकि यहाँ पर टॉलुइन मेंशन है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग और कर सकते हैं, हमने ये भी देखा कि भाई जो क्लोराइड आयन होता है उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो सबसे ज़्यादा लो है। तो लोवेस्ट पॉइंट में आप देखें तो क्लोराइड आयन दोनों ऑप्शन में ही मेंशन है। इट मीन्स कि अभी भी आप लोग ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि इन दोनों में से सही आंसर क्या है। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा फिनाइल एलानिन और गैलेक्टोज को। अगर आप स्टूडेंट्स फिनाइल एलानिन को देखो तो ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। इसमें एमिनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। ये एक नॉन पोलर नेचर का होता है, लेकिन इसका जो नॉन पोलर नेचर है वो लो होता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर नेचर का होता है, लेकिन इसका जो नॉन पोलर नेचर होता है वो टॉलुइन की कंपैरिजन में काफ़ी लो होता है। इसी वजह से हमने सबसे पहले टॉलुइन का रखा, फिर हमने यहाँ पर फिनाइल एलानिन को रखा, और फिर गैलेक्टोज को इसलिए क्योंकि देखो गैलेक्टोज जो होता है वो अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है। इसका डिफ्यूजन रेट जो होता है वो फिनाइल एलानिन की कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे क्लोराइड आयन, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे जितने भी लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन रेट लो होता है, ठीक है। तो इसलिए गैलेक्टोज जो होता है उसका डिफ्यूजन रेट फिनाइल एलानिन की कंपैरिजन में कम होगा। देन उसके बाद लास्ट में क्लोराइड आयन आ जाते हैं। तो इस तरह से सही ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ऐसे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। हर बार आपको सेम एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स की जो लिस्ट है उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स की जो लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस है, और ध्यान रखना ये जो लिपिड बाइलेयर हमने मेंशन किया है ये एक सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर होता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से आप देखोगे लिपिड बाइलेयर को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में मिलता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मैंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये एक सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर है जिसमें सिर्फ लिपिड बाइलेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, फाइनली स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ अलोंग द ग्रेडियंट तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि कोई मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इन दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अब जैसे यहां पर मैंने एक तरीके से बीकर टाइप का बना दिया है जिसमें एक बीच में मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस तरफ सॉल्यूशन ए है और इस तरफ सॉल्यूशन बी है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इधर जो सॉल्यूट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की संख्या इधर कम है और इधर सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, ये जो मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है ये सॉल्यूट है। तो इस तरफ आप देखेंगे तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है, इस तरफ हाई है। एक और चीज़ मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इधर जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर जैसे सपोज करो दूध है, दूध में अगर आप लोग पानी मिला दोगे इसका मतलब आप उसकी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर दूध जितना गाढ़ा होगा यानी अब आप लोग कह सकते हैं कि दूध एक कंसंट्रेटेड है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखें तो ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की संख्या ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट की संख्या कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मूवमेंट होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो मॉलिक्यूल किस तरफ ट्रांसफर होंगे? ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो किस तरफ मूव करेंगे अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है? इस तरफ होंगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को यहां पर एंटर करना पड़ेगा तो काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए इसे कहा जाएगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। लेकिन अगर मैं कहूं अलोंग द ग्रेडियंट तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा जगह है मॉलिक्यूल्स के लिए, इधर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है स्पेस के लिए, तो ये मॉलिक्यूल अगर इधर से इधर आएंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे, यानी वो अलोंग द ग्रेडियंट आ रहे हैं, बिना ऊर्जा को ख़त्म किए, बिना एटीपी को यूटिलाइज किए वो इस तरफ आ सकते हैं। इसका मतलब कि अगर मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो है अलोंग द ग्रेडियंट आ रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो स्टूडेंट्स एक पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, पर्वत की ऊंचाई, मैं मार्कर का उपयोग करता हूँ, ये है पहाड़, आप हैं यहाँ पर, ठीक है, आप जो है यहाँ पर हैं। अब आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है, यहाँ पर पहुँचना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आप जो है ऊर्जा का उपयोग करोगे, इसका मतलब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से यहाँ आना हो वापस इस तरह से, तो क्या आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? अगर सपोज करो यहाँ पर कोई स्लीपिंग ट्रैक है तो आप फिसलते हुए आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों आ जाएंगे यहाँ पर? क्योंकि अब आपको यहाँ पर ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप लोग अलोंग द ग्रेडियंट आ रहे हो। जहां पर भी एटीपी यूटिलाइज हो रही है वहां पर आप, इसका मतलब जहां पर भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हो। और जहां पर भी आप एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसका मतलब आप अलोंग द ग्रेडियंट जा रहे हो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपको ये कवर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का, जो पार्ट 1 में कवर कर चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर कवर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।